हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन है उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। पहले मैंने आपको पीडीएफ में कुछ ये पिगमेंट्स के बारे में आपको नोट्स दे चुकी हूँ। तो ये आपने देखे होंगे कि क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स और फाइकोबिलेंस कुछ ऐसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं जो कि पाए जाते हैं। किसी प्लांट में ज़्यादा पाए जाते हैं, किसी में कोई सा कम पाया जाता है, पर ज़्यादातर क्लोरोफिल हर एक में होता है। और क्लोरोफिल ही ऐसा मेन पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस में सबसे ज़्यादा सहायक है। अब फोटोसिंथेटिक एपरेटस के बारे में अगर बात करें तो ये उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहता है, जिसको हम हरित लवक कहते हैं। ये हरित लवक जो है वो अगर हम उसकी संरचना देखें तो हम देखेंगे कि इस प्रकार का होता है। ये प्लांट्स में पाया जाता है और डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इसमें दोहरी कलाबंद कोशिकाएं होती है। और इसमें जैसे सिक्के के आकार की चीज़ें आप देख रहे हैं, ये जो है ये हैं लैमिले, और एक के ऊपर एक लैमिले जो हैं वो लग के ग्रेना बनाते हैं, और उनमें आपस में जो लैमिले जोड़ते हैं उनको हम फ्रेट्स कहते हैं या इंटरग्रेनम कहते हैं। ये जो थाइलेकोइड्स हैं ये भी मेम्ब्रेन के बने हुए होते हैं, और उनके अंदर जो है वो क्वांटाजोम जो है वो रहता है। अब ये क्वांटाजोम क्या है? क्वांटाजोम जो हैं वो हैं क्लोरोफिल के यूनिट्स जो कि इसमें सहायक होते हैं फोटोसिंथेसिस में, जिसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है, और बीच बीच पूरे में इसमें एक लिक्विड होता है जिसको स्ट्रोमा कहा जाता है। तो ये तरल पदार्थ होता है, इनमें बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो पिगमेंट्स हैं वो कई एक साथ लगे हुए रहते हैं और एक क्वांटाजोम यूनिट जो है वो बनाते हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर जैसे आप लोगों को दिख ही रहा होगा, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है आपको, है ना? ये देखिए आप, ये क्वांटाजोम ये है क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल। अब कैल्विन ने सबसे पहले ग्रेनम थाइलेकोइड ओशन के मोनोलेयर को समझा, और उन्होंने ये बताया और उसके बाद फेना द्वारा लैमिनर सिस्टम, जिसमें कि फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 का जिक्र किया गया। क्वांटाजोम्स जो हैं वो संरचनाएं हैं जो कि 100 बाय 200 एंगस्ट्रॉम की होती हैं, जिसमें 230 पर्णहरित अणु विद्यमान होते हैं। और ये जो हैं इनके अंदर क्योंकि बहुत सारे फाइकोबिलेमेंस और तरह तरह के जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं ये एक साथ पाए जाते हैं, तो फोटो सिस्टम बनने में ये सहायक होते हैं। जैसे कि इस चित्र में पता चल रहा है कि फोटो सिस्टम जो है वो ये लैमिले में की मेम्ब्रेन में दिखाई दे रहे हैं, और ये जो लैमिले में बीच बीच में ये देखिए जो पिगमेंट्स हैं वो एम्बेडेड रहते हैं। और स्ट्रोमा में ज़्यादातर जो है वो डार्क रिएक्शन या कार्बन डाइऑक्साइड का जो एसिमिलेशन है जिसको हम कहते हैं वो होता है। तो ये जो है ये प्रक्रिया कैसे होती है? सबसे पहले हम जैसे अगर प्रकाश रसायनिकी या फोटो केमिस्ट्री देखें तो हम पाएंगे कि वॉन नील ने सबसे पहले ये पता किया था कि ऑक्सीजन जो है वो H2O के विघटन से निकलती है,
अब ये H2O के विघटन से H2 और ऑक्सीजन बनता है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है। इसलिए हम कहते हैं कि प्लांट्स जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलती है। और फिर दूसरे चरण में जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एसिमिलेट करता है प्लांट, तो वो कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित होता है और इसमें भी एक जो इसका वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। तो ये फोटोकेमिकल फेज़ जो है वो केवल जिसमें कि लाइट की या प्रकाश की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं। और ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस जो हैं जिनके अंदर ATP बनता है उसको फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। फोटो का मतलब होता है कि लाइट और फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है मेकिंग ऑफ ATP यानी कि एनर्जी मॉलिक्यूल, जिसे हम कहते हैं ATP और NADPH2। ये दोनों एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इसके दौरान बनते हैं। और इस लाइट रिएक्शन में दो फोटो सिस्टम्स काम करते हैं, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 2 की यदि हम बात करें तो इसके अंदर 4 मेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में, जिसमें फोटो सिस्टम 2 है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, फोटो सिस्टम 1 कॉम्प्लेक्स और ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स। तो ये चारों जो है वो मेन आधार होते हैं इसका। उसके बाद जो ये फोटो सिस्टम्स हैं इनमें आपस में सबसे पहले जो है जो जैसे दो मेन फोटो सिस्टम्स हैं उनका एक जो है वो कोर सेंटर होता है। कोर सेंटर किसे कहते हैं? जो कि रिएक्शन सेंटर होता है जिसमें लाइट जो है वो सबसे पहले पड़ती है। तो ये जो रिएक्शन सेंटर है फोटो सिस्टम 1 में तो P700 होता है और फोटो सिस्टम 2 में 690 होता है। तो ये जो क्लोरोफिल है मॉलिक्यूल P700 जो फोटो सिस्टम 1 में है, ये सबसे पहले लाइट को ग्रहण करता है और उसके बाद ये एक्साइट हो जाता है क्योंकि लाइट में एनर्जी होती है hν, आप लोगों को पता ही है। तो hν से वो अपने हायर एनर्जी लेवल पे पहुंच जाता है। अब हायर एनर्जी लेवल का मतलब है जो उसके आउटर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन पहुंच गया। अब जो प्लांट्स हैं उनमें ये मैकेनिज़्म है कि हायर एनर्जी पे पहुंच गया, अब वो अगर एकदम से नीचे आ जाएगा तो जल सकता है, मतलब इतनी एनर्जी निकलेगी कि प्लांट जो है उनके कई जो वो हैं और वो जल जाएंगे। तो ऐसा ना हो, वो जो है वो धीरे धीरे नीचे आता है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे पिगमेंट में जाता है तो थोड़ा सा एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, फिर दूसरे में जाता है फिर थोड़ी सी। अब इनमें बीच बीच में ATP जो है वो बनते रहते हैं, जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है कि ऑक्सीजनिक फोटो रिएक्शन H2O प्लस NADP प्लस ADP और P1 इज इक्वल टू ऑक्सीजन प्लस NADPH और ATP। मुख्य इसमें रिएक्शन यही होता है जिसमें कि H2O का फोटोलिसिस हुआ और ऑक्सीजन बनी और H जो है वो NADP को H में कन्वर्ट करते तो वो ATP यानी कि एनर्जी मॉलिक्यूल का जनरेशन हो गया। अब फोटोफॉस्फोराइलेशन जैसे इसमें दिखाई दे रहा है आपको, साइंटिस्ट चार्ल्स बार्नेस सबसे पहले वर्ड यूज़ किया फोटोसिंथेसिस, और उसके बाद उन्होंने नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है वो बताया। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है वो ज़्यादातर फोटो सिस्टम 1 में ही हो पाता है क्योंकि फोटो सिस्टम 1 में जो है वो इस तरीके के रिएक्शन होता है। अब यदि हम फोटो सिस्टम 2 को देखें
तो फोटो सिस्टम 2 जो है उसको Z भी कहते हैं, Z मैकेनिज़्म, क्योंकि वो Z के आकार का होता है। तो ये नॉन साइक्लिक होता है और Z जो है, Z स्कीम, ये ज़्यादातर फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 दोनों को ही इन्वॉल्व करती है। तो इसको अगर हम यदि डिटेल में देखें तो क्या डिफरेंस है दोनों में, और क्या, सबसे पहले हम लेते हैं फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 में क्या अंतर है। तो फोटो सिस्टम 1 को यदि हम देखें तो थाइलेकॉइड की बाहरी सतह पर उपस्थित होता है, जबकि फोटो सिस्टम 2 जो है वो अंतः सतह पर उपस्थित होता है। फोटो सिस्टम 1 में लगभग 200 से 400 पर्णहरित अणु, 50 कैरोटिनॉइड और P700 जो है वो अभिक्रिया केंद्र होता है, और इसमें FES प्रोटीन जो कि फेरिडॉक्सिन के समान होता है उपस्थित होता है, जबकि फोटो सिस्टम 2 में ये 200 पर्णहरित अणु, 50 कैरोटिनॉइड और P जो है वो 680 होता है अभिक्रिया केंद्र अणु, और इसमें मैग्नीशियम और क्लोरीन जो है वो यौगिक पाए जाते हैं जो ऑक्सीजन को जल से विकर करते हैं, यानी कि जल जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में फोटोलिसिस जो होता है वो मैग्नीज की प्रेजेंस में होता है। तो ये यहाँ पे पाया जाता है। फोटो सिस्टम 1 में तीव्र उपचायन उत्पन्न होता है जो NADP को NADPH में परिवर्तित कर देता है, जबकि PS2 में NADP के अपचयन के दौरान अपने इलेक्ट्रॉन PS1 को दान कर देता है। तो और PS1 जो है वापस से साइक्लिक रिएक्शन करता है। PS1 जो है यह चक्रिक एवं अचक्रिक दोनों ही फोटोफॉस्फोरिलेशन प्रकाश फॉस्फोकरण में प्रयुक्त होता है। यह अचक्रीय होता है। PS2 जो है, PS1 में आणविक ऑक्सीजन मुक्त नहीं होते, और जबकि PS2 में जो है वो जल का अपघटन होता है और ऑक्सीजन निकलती है। PS1 में क्लोरोफिल बी अणु की संख्या सामान्यतः कम होती है, जबकि PS2 में अधिक होती है। इसी प्रकार यदि हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के उसमें देखें तो साइक्लिक फोटो अधिकतर जीवाणुओं में सक्रिय होता है, जबकि नॉन साइक्लिक जो है वो जो विकसित पादप हैं, हरे पादप, उनमें सक्रिय रहता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है वो इलेक्ट्रॉन का पथ चक्रीय होता है, जबकि नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन का पथ अचक्रीय होता है। साइक्लिक में ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं होता, जबकि नॉन साइक्लिक में ऑक्सीजन होता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में जल का उपभोग नहीं होता, जबकि नॉन साइक्लिक में जल का उपभोग होता है। साइक्लिक में PS1 प्रयुक्त होता है, जबकि नॉन साइक्लिक में PS1 और PS2 दोनों ही प्रयुक्त होते हैं। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में इलेक्ट्रॉन का स्रोत P700 होता है, जबकि नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन का स्रोत जल होता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही P700 होता है साइक्लिक में, जबकि अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही NADP होता है इसमें, नॉन साइक्लिक में। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में मात्र ATP का निर्माण होता है, जबकि नॉन साइक्लिक में ATP, ऑक्सीजन, NADPH2 ये तीनों चीज़ों का निर्माण होता है। तो ये तो लाइट रिएक्शन था। अब हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और डार्क रिएक्शन के बारे में देखेंगे।